सैटेलाइट क्या होता है? प्लेनेट यानी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंडों को सैटेलाइट कहा जाता है। जो सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो अर्थ सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और सैटेलाइट ठीक उसी प्रकार प्लेनेट की परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे आसानी से समझें तो एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर स्पेस में चक्कर लगाता है वो सैटेलाइट कहलाता है। हमारी अर्थ यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चांद भी एक सैटेलाइट है, लेकिन ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन इसी से इंस्पिरेशन लेकर साइंटिस्ट ने आर्टिकल सैटेलाइट बनाकर उन्हें अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ दिया है, जो डेवलपमेंट की जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स का एक छोटी सी चाबी से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकते हैं। सैटेलाइट की साइज उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल्स होते हैं जिनसे इनको एनर्जी मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होते हैं जिनकी हेल्प से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। जब भी सैटेलाइट की पोजीशन या एंगल को बदलना होता है तो ये काम कंट्रोल मोटर के जरिए किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट को जिस काम के लिए बनाया गया है वो फीचर आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे सैटेलाइट को अर्थ की इमेज लेने के लिए बनाया गया है। सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के काम पर डिपेंड करता है। ज्यादातर सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेब अर्थ में पूरी कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में लिए जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सैटेलाइट स्पेस में कैसे रुके रहते हैं, अर्थ पर गिरते क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। जैसे अगर किसी चीज को स्पेस में रहना है तो उसे अपनी एक स्पीड से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का राउंड लगाते रहना होगा। उनकी स्पीड अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है और इस लॉ के चलते सारे सैटेलाइट हवा में ऊपर टिके रहते हैं, गिरते नहीं है। यानी जो सैटेलाइट अर्थ के जितना नजदीक परिक्रमा करता है उसे उतने ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को फेस करना पड़ता है और इसे बैलेंस करने के लिए उतनी ही अधिक स्पीड की जरूरत होती है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि सैटेलाइट एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं? इसे ऐसे समझे सैटेलाइट्स का टकराना मुश्किल होता है क्योंकि जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसे दूसरे सैटेलाइट से टकराव से बचाने के लिए ऑर्बिट यानी कक्षा में एक फिक्स्ड स्पेस रखा जाता है या यूं कहें कि एक प्लेस रखा जाता है। इसके लिए साइंटिस्ट इसे शेड्यूल टाइम पर लॉन्च करते हैं जब बाकी सैटेलाइट ऑर्बिट में उस प्लेस पर न हो। लेकिन समय के साथ ऑर्बिट बदल सकती है और ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने से एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सैटेलाइट कैसे टिका रहता है और कैसे काम करता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सैटेलाइट को ईंधन या फ्यूल कहां से मिलता है या बिना फ्यूल के ये कैसे काम करता है? जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट प्लेनेट्स का चक्कर लगाते हैं और उनके ग्रेविटी की हेल्प से वो अपने ऑर्बिट में भी बने रहते हैं, जिसका मतलब है कि अपनी ऑर्बिट में भी बने रहने के लिए किसी भी तरह के फ्यूल की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब मैसेज भेजने और दूसरे काम के लिए पावर की जरूरत होती है तब सैटेलाइट को उसके बड़े बड़े सोलर पैनलों से पावर मिलता है। सैटेलाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पृथ्वी यानी अर्थ ऑर्बिट के काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफी स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये एक दिन में कई बार अर्थ के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें अर्थ को स्कैन करने में बहुत कम टाइम लगता है। इसका ज्यादातर यूज स्कैनिंग के लिए किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होते हैं
तो बहुत फास्ट या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाती। ये करीब 12 घंटे में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये सैटेलाइट किसी एक जगह से फिक्स्ड समय पर गुजरती है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इसका यूज नेविगेशन के लिए किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से बहुत दूरी यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये सैटेलाइट अर्थ की स्पीड के साथ अर्थ का चक्कर लगाते हैं। इन सैटेलाइट्स का यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि जब भी कोई सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा तो इन्हीं ऑर्बिट्स में से हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सैटेलाइट स्थिर होता है, यानी कि जब भी पृथ्वी से उसे हम देखेंगे तो वो हमें हमेशा एक ही प्लेस पर दिखाई देगा। स्पेस के प्रति लोगों में क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा पुराने समय से ही रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्यूरोसिटी बढ़ती ही गई। ये बढ़ती क्यूरोसिटी कब जरूरत बन गई पता ही नहीं चला। इंडिया में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में फेमस स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रेसिडेंसी में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के गठन के साथ हुआ। बात इसरो की हो तो विक्रम साराभाई जैसी पर्सनालिटी को जानना जरूरी है। 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ने 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। 15 अगस्त 1969 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को पुनर्गठित कर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसे ही इसरो कहते हैं। स्पेस रिसर्च पर किसी का कोई प्रेशर ना रहे, इसके लिए 1972 में स्पेस कमीशन और स्पेस डिपार्टमेंट को फॉर्म किया गया। इसरो की स्थापना से पहले 1963 में केरल के थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। 21 नवंबर 1963 को इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इंडिया का पहला रॉकेट जब केरल के थुम्बा से लॉन्च किया गया था, उस टाइम दुनिया के देशों को इस बात का एहसास भी नहीं रहा होगा कि फ्यूचर में इंडिया उनसे इतना आगे निकल जाएगा। उन दिनों थुम्बा फिश के लिए फेमस था। थुम्बा में रॉकेट लॉन्च के लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए वहां के लोकल बिशप के घर को डायरेक्टर का ऑफिस बनाया गया और वहां के चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया। विक्रम साराभाई ने जब थुम्बा को इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्चिंग के लिए चुना तो बिशप ने वहां के फिशरमैन यानी मछुआरों को साराभाई की हेल्प के लिए तैयार किया। बिशप की हेल्प से चर्च में रॉकेट लॉन्च की शुरुआती काम हुए। रॉकेट के बाकी इक्विपमेंट यानी कल पुर्जों को लॉन्चिंग स्टेशन तक बैलगाड़ी और साइकिल से ढोकर लाया गया। जब थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, उस समय केरल विधानसभा में सेशन चल रहा था। थोड़ी देर के लिए सेशन रोक दिया गया और सबकी नजरें लॉन्च पर टिक गई। इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट को हासिल करने वाले साइंटिस्ट में इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी यंग साइंटिस्ट के रूप में शामिल थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंडिया ने 19 अप्रैल 1975 में पहले स्वदेशी सैटेलाइट को भेजकर स्पेस युग में एंटर किया। इसकी कई दिलचस्प और रोचक बातें हैं। देश के इस पहले सैटेलाइट का नाम इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट पहले इंसान थे जिन्होंने अलजेब्रा का यूज किया था। इसके अलावा उन्होंने पाई का करेक्ट वैल्यू 3.1416 भी निकाला था। इस प्राउड मोमेंट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए सैटेलाइट को आर्यभट्ट का नाम उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। पहले इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूसी इंटरकॉस्मोस रॉकेट की हेल्प से ऑर्बिट में स्थापित करने में विक्रम साराभाई का विशेष योगदान था। 1975 में इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के इस हिस्टोरिकल मोमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर छापा। 1997 तक 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की फोटो छपी गई। केवल 360 किलोग्राम के वजन के आर्यभट्ट की कीमत उस समय के हिसाब से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी।
इसे चलाने के लिए 40 वॉट्स की पावर की जरूरत थी। ये मार्च 1981 यानी करीब 6 साल तक देश के संपर्क में था। उस समय भी इस तरह के लॉन्च के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी थी और उस समय बेंगलोर के एक टॉयलेट को डेटा कलेक्शन सेंटर में बदल दिया गया था। इसके बाद इसरो ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इसरो दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक है। ये इसरो का शुरुआती सफर था, जहां रॉकेट के कल पुर्जे कभी बैलगाड़ी से ढोए गए थे, वहां से आज दुनिया भर के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। ये अचीवमेंट अपने आप में बेमिसाल है। ये साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस और विल पावर का कमाल था। इसरो ने सैटेलाइट्स तो बना लिए, लेकिन इनको लॉन्च करना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज था। किस तरह साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में।